वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांवकर साहब, एस बहल साहब, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, बिहार के मतदाता सूची को रिवाइज करने का। और अभी लंच ब्रेक हुआ है, हमने वहां पर जो दलीलें चली वो आपको बताया। अब इस एसआईआर के खिलाफ कल विपक्षी दलों ने बिहार में खूब एकजुटता दिखाई थी, लेकिन पटना से जो तस्वीरें आई उसने खोल दी पोल। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक खुले रथ पर सवार थे बिहार में और बीच सड़क पर, और बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी जो हैं वो भी इसके ऊपर थे। लेफ्ट पार्टियों के नेता भी राहुल तेजस्वी के साथ थे। दीपांकर भट्टाचार्य वहां पर मौजूद थे। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं अभी। कौन नहीं जा पाया? राहुल के तेज तर्रार साथी कन्हैया कुमार, पहले उन्होंने प्रयास किया, गाड़ी पर पैर रखा, ऊपर चढ़ने की कोशिश की, नीचे कर दिया गया। कन्हैया कुमार को राहुल गांधी के बॉडीगार्ड्स ऊपर नहीं आने दे रहे थे। उन्होंने बार बार आग्रह किया, लेकिन उनको राहुल गांधी के पास नहीं जाने दिया गया। कन्हैया बिहार के बेगूसराय से आते हैं और बिहार में फायर ब्रांड नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है उनको कांग्रेस पार्टी। लेकिन बिहार की अभी लंबी चौड़ी पदयात्रा भी की थी, लेकिन बिहार के इस बड़े आंदोलन में राहुल गांधी के साथ खड़े होने का मौका उनको नहीं दिया गया। यह बहस थोड़ी देर में कि किसके कहने पर किया गया, किसी के कहने पर किया गया, या ये सुरक्षा कर्मियों ने खुद किया। दूसरे कौन नेता, वो भी कांग्रेस के ही नेता हैं। एक और तेज तर्रार नेता पप्पू यादव, ये जीते तो निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का सदस्य बताते हैं खुद को और कांग्रेस पार्टी के लिए खुल्लम खुल्ला बैटिंग भी करते हैं। इन्होंने भी कोशिश की रथ पर चढ़ने की, इनको भी राहुल गांधी के पास नहीं जाने दिया गया, इनको भी सिक्योरिटी ने रोक दिया। अब पप्पू यादव वो शख्स हैं जो कल सबसे पहले झंडा लेकर निकले थे चुनाव आयोग के इस एसआईआर अभियान के खिलाफ, और बहुत तीखे अंदाज में उन्होंने बयान भी दिया था। राहुल गांधी के खुलकर तारीफ करते हैं, लेकिन राहुल जब आए तो पप्पू यादव को उनके पास नहीं जाने दिया गया, और इस पर पप्पू यादव का बयान भी आया। पप्पू यादव इस बात से आहत है, उन्होंने इस बात को छुपाया नहीं। उनकी शिकायत लेकिन राहुल गांधी से नहीं, उनकी शिकायत तेजस्वी यादव से। अब यहां बहुत सारे समीकरण हैं, कन्हैया कुमार के भी, पप्पू यादव के भी, वो आप उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन दो बयान मेरे पास हैं, एक पप्पू यादव का बयान है और दूसरा हमारे पास प्रशांत किशोर का बयान है, जन स्वराज पार्टी वाले। उन्होंने कन्हैया कुमार के बारे में बोला, क्योंकि हम दोनों की बात करना चाहते हैं। तो पप्पू यादव तो अपना दर्द खुद बयान कर रहे हैं, और कन्हैया के साथ जो हुआ क्यों हुआ ये बताएंगे आपको प्रशांत किशोर। दोनों बयान सुना दीजिए। राम को अपमानित करके भगवान कैसे बना दिया आप लोग? और सीत को जहर बना पिला के कैसे बना दिए? अब बुद्ध को मार पत्थर भगा करके कैसे भगवान बना दिए? मोहम्मद साहब को मक्का से मार पत्थर कैसे भगवान बना दिए? पूरी गंधारी के श्राप के बावजूद भी युधिष्ठिर के साथ पूरी सखा थी, कृष्ण के साथ तो कोई था ही नहीं। सुकरात को जहर दे दिया आप लोग, तो सब अपमानित हो गया। पप्पू यादव का सम्मान और स्वाभिमान सब गरीब है, और हम पूरे देश और दुनिया के गरीबों के दिल में हैं। मेरी लड़ाई राहुल गांधी जी जिस आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं, मेरा बिल्कुल अर्जुन के तरह लक्ष्य वही है। एक बार नहीं, हम तो 1 लाख बार अपमानित हो चुके हैं, और अपने ही घर में मधेपुरा सहरसा में अपमानित हो चुके हैं। अब हमारे अपने ही ने हमको अपमानित किया है, और की बात तो छोड़ दीजिए। जब अपनों ने ही कभी नहीं बख्शा, 1 लाख बार अपमान करेगा लोग। सुकरात के तरह जहर पीना मंजूर है, लेकिन जिसको मैं भगवान मानता हूं उससे अलग होना मुझे मंजूर नहीं है। कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है, और आरजेडी का जो नेतृत्व है वो कन्हैया कुमार जैसे लोगों से इतना घबराता है कि वो सोचता है कि कोई नया आदमी आ जाएगा तो हमारे नेतृत्व को चुनौती हो जाएगी, या हमारे पिछलग्गू बनकर वो हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए आरजेडी वाले नहीं चाहेंगे कभी कि कन्हैया कुमार जैसे लीडर कांग्रेस में, या उस तरह के और भी जो काबिल लड़के हैं वो कांग्रेस में कभी सक्रिय हों। तो उन्होंने ये कहा होगा कि भाई कन्हैया कुमार इस पर नहीं रहने चाहिए। इसीलिए कांग्रेस वाले अपने नेता को, जो सीडब्ल्यूसी में आमंत्रित सदस्य हैं कन्हैया कुमार, यात्रा निकाल रहे थे बिहार। भाई सीडब्ल्यूसी में आमंत्रित सदस्य हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर को आप नहीं चढ़ने दे रहे हैं, तो ये कांग्रेस की स्थिति को बताता है, और इस बात को कहीं ना कहीं प्रमाणित करता है जो हम लोग कहते हैं कि कम से कम बिहार के नज़रिए से कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बिहार में आरजेडी का पिछलग्गू पार्टी है, जो लालू जी या राजद का नेतृत्व तय करता है, कांग्रेस वाले बिहार में वही करते हैं।
एक्चुअली जो असली बात है वो इन्होंने कही है, असली बात कही है या जिस पर चर्चा होनी चाहिए वो प्रशांत किशोर ने कही कि इन दोनों नेताओं को क्यों नहीं जाने दिया गया, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के मंच पर। क्योंकि इनका कहना है कि तेजस्वी यादव नहीं पसंद करते दोनों को, ना कन्हैया कुमार को ना पप्पू यादव को। तो राहुल गांधी को प्रॉब्लम नहीं होगी शायद इनसे, प्रॉब्लम तेजस्वी यादव को थी। तो क्या तेजस्वी यादव ने इंस्ट्रक्शन दे रखा होगा कि इन दोनों नेताओं को मत आने देना? क्योंकि यह बात सच है, उस मंच पर ऐसे लोग भी थे जिनको हम भी नहीं पहचानते। तो इनको तो दुनिया पहचानती है कम से कम, कन्हैया कुमार पप्पू यादव को। तो इनको क्यों रोका गया? एक सांसद है, दूसरा वो आदमी है जिसकी पदयात्रा में राहुल गांधी शामिल हुए इसी बिहार में कुछ महीने पहले। तो वो व्यक्ति क्यों, उसका स्वागत क्यों नहीं है इस मंच पर? पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, टिकट मांगा, टिकट लालू यादव के दबाव में नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने, तो निर्दलीय लड़ गए, निर्दलीय जीत गए। और उसके बाद कभी ये नहीं कहा कि मैं निर्दलीय हूं, कहा मैं कांग्रेस का हूं। और अभी तो भगवान बता रहे थे राहुल गांधी को, शायद वो अपना, तो जिसको भगवान बता रहे हैं उसको प्रभु ने उसी को नहीं, बालक को ऊपर लिया। तो मतलब हुआ क्या? अब इससे कन्हैया का रिएक्शन तो नहीं है, वो तो बताते हैं वहां से तुरंत चले गए। पप्पू यादव ने बाहर निकल करके मीडिया से बात भी की, एक वीडियो ऐसा भी चल रहा है जिसमें वो बड़े भावुक भी नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या खेल हुआ इन दोनों के साथ, त्रिपाठी जी बताइए पहले। नहीं, खेल तो कुछ नहीं हुआ, अपनी करनी पार उतरनी। जब आप तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को चुनौती देंगे तो आप बनते हैं पप्पू यादव, और जब आप तेजस्वी को समझते हैं कि उनसे ज़्यादा आप युवा नेता हो गए हैं तो आप बनते हैं कन्हैया कुमार। लेकिन यहाँ सचमुच एक चिंता की बात है, और वो कांग्रेस के पक्ष में चिंता की बात है। जब आपने अल्लावरू, राजेश कुमार, कन्हैया कुमार इनको कहा कि भैया तुम लड़ो, लड़ाई लड़ो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, ये लोग लड़े, जितना संभव हुआ प्रदर्शन किया, एक आध बार पानी वानी की बौछार उछार भी पड़ी। कन्हैया कुमार ने कहा कि अब सब हो गया है, वही वो ऐतिहासिक बयान आया था कि सड़कें इसलिए बन रही कि अडानी सब पानी ले जाएगा। तो समझदार व्यक्ति हैं कन्हैया, कहते हैं जेएनयू से पढ़े हुए हैं, वहाँ के पढ़े लोग बड़े समझदार होते हैं। लेकिन फिर भी वो लड़ तो रहा था आदमी, वो जाके लड़ाई लड़ रहा है, जो नेता को करना चाहिए वो कर रहा है। और पप्पू यादव तो बिना किसी बहस के मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा नेता है भाई। वो जिस तरह से लालू यादव ने उसको हर गति कर दी उसकी, लेकिन फिर भी वो आदमी टिका हुआ है। और अभी तो कमाल हुआ था जब टिकट भी कटवा दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बावजूद वो जीत गया। एक बात कहता हूं, लेकिन सड़क की लड़ाई लड़ता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बच्चों का मामला था वो बीपीएससी वाला, कोई नेता नहीं दिखाई दिया, तेजस्वी तो थे ही नहीं कहीं, ये पप्पू यादव सड़क पर बिल्कुल। और पप्पू यादव अपराधी छवि रही है, गुंडा बदमाश के तौर पे देखे जाते रहे, उसके बाद यह ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पप्पू यादव टीवी पर कुछ बोले, आप लोगों से कुछ बोले, गुंडाई बदमाशी उसी तरह से करते हैं, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन अब उसके बावजूद ये हो रहा है। और देखिए मन मस्तिष्क पर बड़ा गहरा आघात लगा है पप्पू जी को। वो राम जी का अपमान, शिव जी का अपमान, आघात जब लगता है तब इस तरह से आदमी बात करने लगता है। यही स्थिति मन मस्तिष्क पर गहरा आघात लगा है। कन्हैया कुमार चूंकि उस तरह से अभी नहीं है, अभी राजनीति में और थोड़ा परिपक्व होना है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी अपने लोगों को ऐसे बेइज्जत करा के वो संविधान लेके तेजस्वी के साथ खड़े कैसे रह पाए? कैसे रह पाए? राहुल गांधी को दीपांकर डी अगर फर्क पड़ा होता तो क्या उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मार खा गए हो, कोई बात नहीं, चुप रहो, अभी सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना है, अभी संविधान बचाना है। ऐसे राजनीति होगी क्या? और ये सचमुच आप उन लोगों को सोचिए ना, जो कांग्रेस की बिहार की यूनिट होगी, आज उसको क्या लग रहा हो? अच्छा आप तो कह रहे थे अखिलेश प्रताप सिंह हट गए, अब अखिलेश प्रसाद सिंह, अब तो सब कुछ राहुल जी तय करते हैं। हो गया ना तय, लालू जी ने तय कर दिया। ये किसकी करनी है ये बताइए, किसने किया? ये सिक्योरिटी ने किया या इंस्ट्रक्शन पर हुआ? विशुद्ध इंस्ट्रक्शन। सिक्योरिटी की हैसियत है कि एक सांसद को रोक देगा। और जो प्रशांत किशोर ने कहा है, एआईसीसी में बाकायदा एनएसयूआई के इंचार्ज हैं कन्हैया कुमार, उनका पद जो है वो एक तरह से कहें जो प्रदेश अध्यक्ष है उसके लेवल का पद है, प्रभारी के तौर पर। हाँ सर। कांग्रेस की हालत देखिए, बंगाल में अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी से लड़ते हैं तो कांग्रेस में उनको आप अध्यक्ष पद से हटा देते हो, आप कह देते हो कि भाई ममता के खिलाफ आपको बहुत ज्यादा बोलना नहीं है। बिहार में अगर आपके नेता अगर तेजस्वी के खिलाफ मजबूती से खड़ा होने की कोशिश करते हैं, तेजस्वी राहुल गांधी को फोन कर देते हैं, राहुल गांधी अपने सांसद को और अपने पार्टी के नेता को, सांसद तो निर्दलीय है लेकिन अपने करीबी पप्पू यादव को और कन्हैया कुमार से दूरी बना लेते हैं। अरे आपको उनको स्टेज पर नहीं चढ़ने देना था अपने साथ, तो आप पहले संदेश भेज देते थे कि भैया आपको नहीं आना है। वो कोशिश नहीं करते। महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे साहब आप गठबंधन करते हो तो आपके प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को कहना पड़ता है कि भैया वो उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बातचीत हो रही है, मुझे मालूम ही नहीं है गठबंधन होगा कि नहीं होगा। और उद्धव ठाकरे आगे से फोन उद्धव जाता है नाना पटेल को कि सोनिया गांधी ने हमें समर्थन देने का भरोसा दे दिया है, आप चुपचाप विधायकों को लेकर आप मुंबई आ जाइए।
जब कांग्रेस ऐसे ही काम करेगी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को उद्धव ठाकरे बताते हैं कि आप चुपचाप अपने विधायक को लेकर मुंबई आ जाइए, सोनिया जी ने हमें समर्थन देने का भरोसा दे दिया है, तो सोचिए कि पार्टी कैसे चल रही है, ये कैसे संगठन चला रहे हैं। राहुल गांधी को सोचना चाहिए, अगर आपको पप्पू यादव को नहीं लाना है तो आप बता देते पप्पू यादव को, आप कन्हैया कुमार को बता देते, कम से कम उनकी फजीयत तो नहीं मुझे तो कराते। ये थोड़ी ज्यादा बात मतलब फार फेच बात लगती है कि राहुल गांधी को पता होगा कि इन दोनों को नहीं मंच पे आने देना है। और अब कैसे नेता हो सर, आप कैसे नेता हो? आप जा वो रहे हो, नेता तो आपको सामने मालूम खड़ा है, नहीं वो तो हाथ हिला रहा है और ऐसा हाथ में नहीं। कॉपी लिए है, वो लाल सर, लाल किताब आप लिए पार्टी का सर्वोच्च नेता को बड़ा क्या नेता मालूम है, पीछे क्या कांग्रेस के हो रहा हाईकमान हो, एक लाइन आपके जरूरी स्टेज है, पे मुझे कौन- लगता है ना आप इतनी मासूमियत से बात करेंगे, थोड़ा सा चल नहीं रहा है। कहानी कुर्सी के शो है ये। किसी भी ऐसे कार्यक्रम में बाकायदा सूची जारी होती क्या पीएम केस में सूची जाती है सर? कौन ये चढ़ेगा? संभव नहीं है कि एक भी अनअसाइंड पर्सन उसके आसपास चला जाए, सिक्योरिटी वाले मार के उसका, खैर मारा तो यहां भी बुरा किया, इन लोगों के साथ भी धक्का दिया है भाई, कुछ फोर्स यूज किया है, ऐसा कह रहे हैं लोग देखने वाले। सर अब बता, किसी ने लिखा कि कन्हैया कुमार को तो ये बता दिया कि बेटे तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो, और पप्पू यादव को बता दिया गया कि बेटे तुम अभी इतने कांग्रेसी नहीं हुए हो कि तुमको ऊपर ले लिया जाता। नहीं, बहस कांग्रेस की है, इसमें तो कॉमन फैक्टर लालू यादव, तेजस्वी यादव है। आप दोनों को देखिए ना, कन्हैया कुमार पिछले बार जब चुनाव लड़ना था बेगूसराय से, तो लालू यादव के कहने पर उनको चुनाव का टिकट नहीं दिया गया बेगूसराय से। बेगूसराय के वो हैं, उससे पहले वो चुनाव लड़े थे, हारे थे, लेकिन बेगूसराय के वो हैं। फिर उनको दिल्ली से चुनाव लड़वाया गया, ठीक है। पप्पू यादव का आपको याद हो, पहले वो गए थे लालू जी के पास, लालू जी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, फिर वो राहुल जी के पास गए, राहुल जी ने टिकट दे दिया। आज निर्दलीय आप कह रहे हो, निर्दलीय तो ऑफिशियली वो तो कांग्रेस के ज्वाइन कर लिया था ना। जब उसके बाद लालू जी ने कहा तब वो निर्दलीय लड़े चुनाव, और चुनाव लड़कर जीते भी वो वहां पर। तो ये फैक्टर, कॉमन फैक्टर तो यहाँ पर तेजस्वी है। और उस पूरी घटना में प्रशांत किशोर जी भले ही अपना पॉलिटिकल ट्विस्ट के साथ गए, उन्होंने बताया कि वहां पर आरजेडी लीडर है, ठीक है। राहुल जी को पता है कि नहीं पता है, लेकिन ये उनके लिए एक खतरे का वो कहना चाहिए अलार्मिंग बेल है कि यदि अपने लीडर अपने लोगों को पिटने के वक्त खड़ा नहीं होता उनके साथ, तो वो संगठन नहीं खड़ा हो सकता, समझे। ये कोई आसान बात नहीं, मतलब आप कह दें इसको कि नहीं कन्हैया जी चले गए थे कुछ नहीं बोले, पप्पू यादव तो हमेशा बोलते ही हैं, मतलब उनका कोई वो ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते, और वो उनके साथ इंसल्ट हुई। और ये बात तो ठीक है कि राहुल गांधी को उस वक्त हो सकता है नहीं पता हो कि उनको चढ़ने दिया गया है कि नहीं चढ़ने दिया गया, लेकिन उनका नाम असाइन है नहीं है, और वो तेजस्वी ने वहां पर कह दिया। लेकिन उनको राहुल जी को इस पर कुछ बोलना चाहिए था, कमेंट करना चाहिए था कि ये बात है। ये सब मतलब और ये उनकी लड़ाई के सैनिक है ना, तेजस्वी यादव के कहने पर ही ये हुआ है। तेजस्वी का। इसलिए कांग्रेस की ठीक बहस तो केवल इतनी है कि कांग्रेस को पता ही नहीं है राहुल जी को। अब एक दूसरी बहस की तरफ आपको लेकर चलता हूं। फिर ये कुछ दिनों में हमारे यहाँ बहस शुरू हो जाती है ऐसी। फिलहाल इसके वजह जो है गृहमंत्री का एक बयान बना है। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, महिलाओं का कार्यक्रम था, सहकारिता मंत्रालय का कार्यक्रम था, और वहां उन्होंने बातों बातों में कहा, क्योंकि वहां ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बात हो रही थी, प्राकृतिक खेती पर बात हो रही थी। कुछ महिलाएं थीं जो प्राकृतिक खेती कर रही थी, तो उनका एक्सपीरियंस सुन रहे थे वो। तो उन्होंने कहा कि मैं भी खेती करता हूं, मेरे पास खेत हैं और मैं प्राकृतिक खेती करता हूं, और मुझे बड़े अच्छी फसल भी 1.5 गुना फसल होती है मेरे यहाँ आम फसल की तुलना में। और मैं तो जब रिटायर हो जाऊंगा, ये उन्होंने कहा, जब भी मैं रिटायर होऊंगा तो उसके बाद मैं वेद उपनिषद इनका अध्ययन करूंगा और प्राकृतिक खेती करूंगा। सहकार संवाद नाम का कार्यक्रम था ये। इसमें गुजरात, एमपी और राजस्थान में कोऑपरेटिव से जुड़ी ही महिलाएं थीं और उनके साथ ये संवाद चल रहा था। सवाल जवाब में महिलाओं से उन्होंने ये बातें कही। तो अब इसके बाद अचानक चर्चा चल पड़ी कि भाई ऐसा क्यों कहा गृहमंत्री जी ने, अचानक रिटायरमेंट की बात क्यों कहती, तुम्हारे यहाँ तो छोटी छोटी बात को तूल मिल जाता है। तो इसका बैकग्राउंड ये था, लेकिन क्या इसमें और कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है? क्या ये स्टेटमेंट हमारे पास है गृहमंत्री का? बयान अगर है सुना दीजिए। मैंने तो तय किया है कि मैं जब भी रिटायर्ड हो जाऊंगा, मैं मेरे बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। ये प्राकृतिक खेती ये इस प्रकार का एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो कई प्रकार के फायदे देता है। अब गृहमंत्री ने रिटायरमेंट शब्द का इस्तेमाल कर दिया। दूसरी जगह एक और बात हुई, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक प्रोग्राम में बोल रहे थे और वहां उन्होंने ये कहा कि जब कोई व्यक्ति आपको आपके 75 वर्ष की आयु होने पर सम्मानित करे, गुलदस्ता दे, तो आप ये समझिए कि वो आपसे कह रहा है कि प्रभु अब आप जाओ, औरों को काम करने दो। प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख दोनों
इसी साल सितंबर में दोनों की आयु 75 वर्ष की होने जा रही है। नागपुर में प्रोग्राम था, मोहन भागवत ने कह दिया कि कोई आपको 75 साल की बधाई देता है तो मतलब अब आपको चले जाना चाहिए और दूसरे लोगों को काम करने का मौका देना चाहिए। लेकिन उद्धव गुट के सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने इस बयान को लपक लिया और उन्होंने कहा कि ये संघ प्रमुख जो है सीधे प्रधानमंत्री को कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि प्रभु आप 75 साल के होने वाले हैं और अब आप इस नियम का पालन कीजिए और आप चले जाइए, क्योंकि ये नियम तो बीजेपी ने ही लागू किया 2014 में। मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, इन तमाम लोगों को प्रीमेच्योर रिटायरमेंट कह लीजिए, जो कह लीजिए ओल्ड एज होम, उसमें भेज दिया गया था। क्या नाम दिया गया था सर उसमें? मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया था। अब वो खुद 75 के हो रहे हैं। सुनिए इनको। सर राजनाथ सिंह भी है उसमें मार्गदर्शक मंडल में। 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने म्हणजे त्यांच्या गौरवाचा भाव मनात घेऊन सगळं होतं, त्याच्यात तो गौरव आपल्याला चिकटू नये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ कुछ महीने पहले मोदी जी संघ मुख्यालय में गए थे और सरसंघ चालक से उनकी चर्चा हुई। उस चर्चा में भी यही बात निकली है कि सितंबर में प्रधानमंत्री जी को 75 साल हो रहे हैं। जो नियम बना है वो नियम सबके लिए समान है, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हो, चाहे और कोई हो, चाहे अमित शाह जी हो या चाहे मिस्टर हमारे मोदी जी हो। मोदी ने सब कुछ भोग लिया ना, पूरा जगह भ्रमण किया, हाँ, स्पेशल फ्लाइट में घूमे, देश की सत्ता का सुख लिया, हाँ, सब कुछ ले लिया। अब राष्ट्रहित के लिए उनको निवृत्ति, रिटायरमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी की बात जो होती है, एक बात कहते हैं और उससे मुकर जाते हैं। चाहे 15 लाख सबके खाते में आने की बात हो, चाहे बेरोजगारी हटाने की बात हो। अब इनको तो मौका मिला बोलने का, तो रिएक्शन हमने आपको इसलिए दिखा दिया, लेकिन दो बयान है गृहमंत्री का और संघ प्रमुख का। अब आप बताइए साहब। देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा कि 75 साल के होने पर आपको पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, आप सरकार में नहीं आ सकते, आपको रिटायर होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में जब केंद्र में आए, अमित शाह जी ने संगठन संभाला भारतीय जनता पार्टी का, तो पार्टी ने तय किया कि भाई युवाओं को मौका मिलना चाहिए। तो युवाओं को मौका कैसे मिलेगा? युवा का मतलब 60 साल, 65 साल, 68 साल, 70 साल के, कि जब 75 ईयर्स की जो उम्र पार कर चुके हैं वो जगह खाली करेंगे तो युवाओं को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, संगठन में युवाओं को जगह मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी का नया नेतृत्व आएगा। और उस आधार पर कई नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया, कईयों को राज्यपाल बना दिया गया, कईयों को केंद्र से बाहर किया गया। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत अच्छे शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के हिसाब से की थी। अब अमित शाह जी भी ये कह रहे हैं, अमित शाह जी भी 60 साल के हैं, अभी 15 साल, अगर 75 साल का भी टारगेट माने तो 15 साल का राजनीतिक जीवन मोदी जी वाली बात कर लें तो मतलब ये कोई नियम नहीं है, ये बात बिल्कुल नहीं है। 75 साल होने के बाद भी इनफैक्ट गृहमंत्री का ये बयान था कुछ वक्त पहले का, जब पहले ये किसी ने विवाद उठाया था तो उन्होंने कहा, यही शब्द इस्तेमाल किए थे गृहमंत्री ने मोदी जी के लिए कि ये कहीं नहीं लिखा कि 75 में रिटायर होना है हमारे संविधान में। और मोदी जी ये 24 का चुनाव जितवाएंगे, 29 का चुनाव भी वही जितवाएंगे, वही लीड करेंगे। अमित शाह जी ने एक और बात बोली थी कि अगर कोई 75 साल की उम्र पार कर लेता है, अगर वो पार्टी और संगठन के लिए बहुत अपरिहार्य है, जरूरी है, तो हम उन्हें कंटिन्यू करेंगे। और येदियुरप्पा को इसी आधार पर कंटिन्यू किया। अच्छा ठीक है सर, आप 75 हो गए थे, फिर भी निर्दोष भाव वाला लगा है, उसमें कुछ पढ़ने की जरूरत है? नहीं सर, बिल्कुल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और जो मोहन भागवत जी ने भी कहा था वो एक लाइट मोमेंट की तरह कहा गया था। मुझे नहीं लगता कि उसका किसी भी तरीके से कहीं पे भी उनका प्राइम मिनिस्टर की तरफ कोई इशारा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको नहीं लगता? हाँ सर बोलिए, आप बोलिए। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं कि देखिए, इस देश में कम से कम कोई तो ऐसा संगठन है, कोई ऐसी पार्टी है जिसके बारे में हम ये चर्चा कर पा रहे हैं। भारतवर्ष में ये परंपरा रही है 25, 50, 75, 100, ये बड़ा एक शानदार हिंदू धर्म पद्धति है। उस पद्धति को मानने वाला इस देश में एक संगठन है जो हिंदू विचार, हिंदू संगठन की बात करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसके सरसंघ चालक कह रहे हैं कि 75 वर्ष के बाद आपको सोचना चाहिए। और निश्चित तौर पर इसमें कहीं कोई बट नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जगह बैठे हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ईश्वर करे दीर्घायु हो। लेकिन एक समय के बाद हर व्यक्ति अपनी भूमिका तय करता है। नरेंद्र मोदी क्या तय कर रहे हैं, सरसंघ चालक क्या तय कर रहे हैं नहीं पता, लेकिन सरसंघ चालक उस विचार की बात कर रहे हैं जिस पर संघ खड़ा हुआ। राजनीति में भी रिटायरमेंट होनी चाहिए, ओके, हर जगह होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं कह दूं, अमित शाह वाला पता नहीं आप, मैंने वो पूरा 50 मिनट सुना है। मैं कहता हूं हर व्यक्ति को सुनना चाहिए, आप राजनीतिक हो या ना हो।
एक तो समझ में आएगा कि अमित शाह सचमुच कितना अध्ययन करते हैं और जिस विषय पर बात करते हैं उनको क्या क्या पता है उसमें पता चलता है। और उसमें वो बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुझे जब भी मैं रिटायरमेंट लूंगा तो ये काम करूंगा। साथ में ये भी बताते हैं कि अभी मैं खेती कर रहा हूं, मेरा अनाज का प्रोडक्शन 1.5 गुना। तो रिटायरमेंट वाली बात बस वो बात ने मुझे नहीं लगता कि वो कोई अपने रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। अब सर कल किसी पत्रकार ने एक्स पर लिख करके पूछा हुआ था कि बताइए कौन से नेता हैं ऐसे जो रिटायर हो गए, बड़े नेता का नाम बताइए कोई, आपको याद आता है कोई बड़ा नेता जो रिटायर हो गया? का नाम लीजिए, उनसे बड़ा नाम कौन है? देखिए, दो बातें हैं, लिखा हुआ तो कहीं नहीं है, लेकिन आप कर कैसे रहे हैं काम, ये भी तो जरूरी होता है। दो बातें होती है, एक तो मार्केटिंग का इशू होता है। मार्केटिंग में कहा जाता है कि जो ब्रांड चल रहा है उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, ये तो एक पहला प्रिंसिपल है। तो वो नरेंद्र मोदी जी पर तय होता है, मतलब उस पर जुड़ता है उनके साथ कि वो इस कंपनी के, इस पार्टी के, इस संस्थान के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर है, तो उनको बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं वो बात रूल की तरह से है, एक तरह से। और आपको याद हो कि सुदर्शन जी ने ये बहस की थी जब वाजपेयी जी की सरकार थी 75 साल वाली, और उनका था रिटायर होना चाहिए, तब भी उस पर बड़ी बहस हुई। और फिर जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तो उसके बाद आप अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी को छोड़ दीजिए, ठीक है, कलराज मिश्रा, नजमा हेपतुल्ला, बहुत सारे मंत्री, प्रकाश जावड़ेकर, ये सब लोगों को इसी आधार पर आपने विदा किया। ओके, इसी आधार पर विदा किया। तो आपने मोदी जी को अपवाद बता दिया, लेकिन बाकी लोगों पर रूल लागू है। और अभी तो खुद मोहन भागवत सरसंघचालक है, 75 साल के वो हैं, खुद जबकि उनका आजीवन पद है, आजीवन पद है, वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो प्रधानमंत्री के पद पर भी कहीं पर वो नहीं लिखा हुआ है कि वो 75 साल के होंगे। अब ये कॉल तो उन्हीं की होगी, खैर।